अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का सेकंड हाफ पढ़ने जा रहे हैं। इस सेकंड हाफ के अंदर हम सॉलिड और उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सॉलिड होता क्या है, ये कैसी स्टेट ऑफ मैटर है और इसके अंदर मौजूद जो दो टाइप्स हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड, उनमें क्या फ़र्क है। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4 विच इज़ सॉलिड। सॉलिड्स की टाइप्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे इन लेक्चर्स के अंदर। याद रखिएगा, सॉलिड थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है। अब मैटर क्या होता है ये तो आप सारे जानते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मैटर डिफरेंट स्टेट्स में होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एक सब्सटेंस किस टेम्परेचर पे आपने रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर की बात करें तो 100 डिग्री के ऊपर या 110 डिग्री के ऊपर वाटर जो है वो आपको वेपर स्टेट के अंदर पाया जाएगा, गैशियस फॉर्म के अंदर वाटर या वाटर वेपर्स के अंदर पाया जाएगा। अगर मैं 25 डिग्री पे वाटर की बात करूं तो आपको वाटर उस पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट के अंदर मिलेगा। अगर मैं बात करूं -10 डिग्री पे तो उस टेम्परेचर पे आपको वाटर जो आपके सामने मौजूद होगा सैंपल के तौर पे, वो सॉलिड स्टेट में होगा। आखिर क्या वजह है कि एक ही सब्सटेंस मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर मौजूद हो सकती है मुख्तलिफ टेम्परेचर्स में? उसके पीछे जो लॉजिक है, जो रीज़न है, वो उसमें मौजूद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल, वाटर की ही बात की जाए तो वाटर जब लिक्विड स्टेट में होता है या सॉलिड स्टेट में होता है तो उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती हैं। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देने से 110 डिग्री 150 डिग्री, वाटर स्टीम में या वेपर्स में या गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें उसके मॉलिक्यूल आपस की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के दूर चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता। मसलन ऐसा नहीं है कि आप सॉलिड को गर्म करके लिक्विड, लिक्विड को गर्म करके गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करें और वापस ना आ सकें। आप कूल करके उनको वापस लिक्विड स्टेट को सॉलिड में या गैशियस स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब आप टेम्परेचर चेंजिंग लाते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या सम टाइम आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हो तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती हैं। एवरी टाइम दिस हैपन्स, नॉट सम टाइम बट एवरी टाइम। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जहन में सबसे पहले जो एक आइडिया आता है वो ये आता है कि अगर मैं गैशियस स्टेट की बात करूं तो उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हैं। अगर तो मैंने उनको कंप्रेस नहीं किया हुआ तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कोई सिग्निफिकेंट हो या कोई वैल्यू रखती हो। हम अज्यूम करेंगे दे वुड हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर गैस कंप्रेस स्टेट में नहीं है। आप अगर गैशियस स्टेट का टेम्परेचर कम करते हैं तो इवेंचुअली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं गैशियस स्टेट के, वो एक दूसरे से दूर थे। आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत दूर हैं। अगर एसटीपी पर बात की जाए तो इनमें 300 गुना फासला होता है उनके डायामीटर का या साइज का। जैसे ही ये सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में आई, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो लाइंस हैं, दे आर एक्चुअली शोइंग दैट दे हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब वाटर है, वेपर स्टेट में है, आपने उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया तो उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। सेम फॉर द HCl, उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, चाहे वो जिस मर्जी किस्म की हो, जब वो लिक्विड स्टेट में आता है। जब वो सॉलिड स्टेट में जाता है तो अगर तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, से इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, या कोई भी सॉलिड है, हम स्पेसिफाई नहीं करते, हम जेनेरिक बात करते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और वो इतने स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं कि अब उसके मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिल नहीं सकते। दे somehow become like they are not moving from one place to other। ट्रांसलेटरी मोशन खत्म हो जाती है, वाइब्रेटरी मोशन रहती है, लेकिन वो उन मॉलिक्यूल्स को अपनी पोजीशन के आगे या पीछे, यानी कि मीन
पोजीशन जो है उनकी मेंटेन रहती है, टू एंड फ्रो हल्का फुल्का वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब ये शेप इनकी मेंटेन रहेगी सॉलिड्स की, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह नहीं जा सकते। मसलन आप पानी को टेबल के ऊपर गिराएं, जैसे कि आप देख सकते हैं पानी टेबल के ऊपर गिरा, वो तो फ्लो कर जाता है, उसकी वजह उसके मॉलिक्यूल्स चल सकते हैं, जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसे कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अगर आप ग्लास में कोई आइस क्यूब रख दें और उसको टेबल पे गिराएं तो आइस क्यूब हरगिज उस तरह फ्लो नहीं करेगा जिस तरह वाटर कर रहे हैं। हाँ, वो सिरकता हुआ घूमता हुआ एक जगह आके रुक जाएगा और अपनी शेप भी मेंटेन रखेगा। उसकी वजह कि अब इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वाटर के मुकाबले में वो स्ट्रॉन्ग है। अब वो आइस क्यूब को अपनी शक्ल खराब नहीं होने दे रहे, चेंज नहीं होने दे रहे, फैलने नहीं दे रहे, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ने एक दूसरे को करीब रखा हुआ है। आप देख सकते हैं आइस क्यूब को थोड़ा सा हम मैग्नीफाई करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत बहुत करीब है, अरेंज्ड है, और उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप देख सकते हैं कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा सकते। लिक्विड में आगे पीछे मूव कर रहे हैं। सो टेक्निकली सॉलिड जो है ना वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखने वाली स्टेट है। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं, उसकी वजह उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस होती हैं इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो आयंस को अपनी जगह से हिलने नहीं देती। यही वजह है कि आपने कोई आयनिक कंपाउंड ऐसा सुना नहीं होगा जो लिक्विड स्टेट में हो। अब मुझे उम्मीद है कि आपने हर घर में नमक तो मौजूद होगा, और वो नमक कौन सी स्टेट में है? वो NaCl होता है, एंड दैट इज इन सॉलिड स्टेट बिकॉज सोडियम एंड क्लोराइड आयन आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर थ्रू आयनिक बॉन्ड। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है जिस भी किस्म की है और वो उनको हिलने नहीं देती। सॉलिड जो होते हैं दे आर रिजिड, शेप मेंटेन रखते हैं, दे आर स्पेसिफिक वॉल्यूम, उनका एक खास वॉल्यूम होता है, गैशियस स्टेट की तरह नहीं होते, ज़्यादा जगह दी तो ज़्यादा जगह घेर ली, कम जगह दी तो कम जगह में कंप्रेस हो गए, ये कंप्रेस भी नहीं हो सकते। इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। मैं ज़रा इन दोनों बातों को लिख लेता हूँ ताकि ये डिस्टिंग्विश कर सकें इन दोनों स्टेट से। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस बर्तन में, जिस बीकर में, जिस फ्लास्क में आप डालेंगे वो उसी शक्ल का हो जाएगा। सॉलिड के साथ तो नहीं ऐसा होता, उसकी वजह उसके मॉलिक्यूल अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। अब एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये होगी कि जो सॉलिड्स होते हैं ये हमारे पास जो भी मौजूद हैं सॉलिड, इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दे रिक्वायर्ड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस स्टेट। मसलन हमने किसी सॉलिड को गैशियस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट करना तो दे विल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन अगर आप लिक्विड को गैशियस स्टेट में उसके मुकाबले में कन्वर्ट करना चाहें तो उतनी एनर्जी डिमांड नहीं करेगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो सॉलिड्स होते हैं ना उनमें दो बातें हो सकती हैं। सॉलिड्स को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स जो सॉलिड को बना रहे हैं, वो अगर सॉलिड की शक्ल बना रहे हैं तो वो दो तरह के हो सकते हैं। वो अरेंज फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो अनअरेंज फॉर्म में भी हो सकते हैं, या विदाउट एनी अरेंजमेंट भी हो सकते हैं। इन दोनों फॉर्म्स को हमने स्टडी करना है। दोनों टाइप्स हैं सॉलिड्स की। एक है हमारे पास जिसमें अरेंजमेंट होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरी है अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स को हम स्यूडो, नकली सॉलिड्स भी कहते हैं, फेक, या इनको हम सम टाइम रेफर करते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड से। मैं आपको अभी इसकी डिटेल बताऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ऐसे नाम अजीब अजीब से क्यों रखे हुए हैं इनके। अच्छा, खैर हमारे पास दो टाइप्स हैं सॉलिड की। याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है। किसकी? सॉलिड को बनाने वाले आयंस, मॉलिक्यूल्स या एटम्स, जो भी सॉलिड बना रहा है, से एटम्स बना रहे हैं सॉलिड, या मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं सॉलिड, या आयंस बना रहे हैं सॉलिड, दे वुड फॉर्म अ रेगुलर अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आयंस की ही बात करूं तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड आयंस एक रेगुलर पैटर्न में जुड़ के एक प्रॉपर शेप का क्रिस्टल बनाते हैं, क्यूबिक।
और उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इनमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। मसलन एटम्स की बात करूं, डायमंड, कार्बन एक खास तरीके से जुड़ता है। देखिए ये डायमंड है, इसमें कार्बन एक खास अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन एटम से, और मिलके एक खूबसूरत सा डायमंड का क्रिस्टल बना रहे हैं। सो इनमें एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, इट डजंट मैटर, ये अरेंजमेंट में होंगे और ये मिलकर क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहे होंगे। याद रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमॉर्फस सॉलिड्स की नहीं होती। फॉर एग्जांपल, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैं सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट का अगर जिक्र करूं, स्टूडेंट हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट के लिए ग्रेफाइट की एग्जांपल। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 3600 के अराउंड, से वो 3652 डिग्री है। अगर आप उससे 1 डिग्री भी ऊपर जाएंगे ना तो वो मेल्ट हो चुका होगा, 1 डिग्री भी नीचे जाएंगे तो वो मेल्ट नहीं हुआ होगा। एक खास वैल्यू पे वो मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। फॉर एग्जांपल एक्स जो है एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है से 300 डिग्री, तो ये इसी टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। ये 299 पे भी नहीं मेल्ट होगा, ये 299.1 डिग्री पे भी नहीं मेल्ट होगा, या 5 डिग्री पे भी। इट वुड हैव अ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट जिस पे ये सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये क्रिस्टल्स बनाते हैं। इनका 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट की वजह से एक प्रॉपर शेप बनती है क्रिस्टल की, सॉलिड की। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड क्यूबिक क्रिस्टल की शेप में होता है, हम सारे जानते हैं। तो इनकी एक क्रिस्टलाइन शेप होती है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और उनकी कुछ शेप्स हैं। ये सारे वो सॉलिड्स हैं जिनमें इंटरनल अरेंजमेंट की वजह से एक्सटर्नल शेप डेवलप हुई है। इसको हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल भी कहते हैं, हैबिट ऑफ क्रिस्टल, जिस शेप में क्रिस्टल ग्रो करता है। ये अगर अरेंजमेंट है तो ये शेप बनेगी। अगर वो अंदर बनाने वाले आयंस, मॉलिक्यूल्स या एटम्स अरेंज नहीं है तो वो कभी भी ऐसी शेप डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे ही है जिस तरह आपके पास बहुत सारी ब्रिक्स हो और अगर आप उनको वर्टिकली जोड़ते जाएं तो दीवार बन जाएगी, वॉल बन जाएगी, एक प्रॉपर शेप है। अगर आप सीमेंट के अंदर ब्रिक्स को फेंकते जाएं, रैंडमली एडजस्ट करते जाएं, तो वो उससे कोई वॉल नहीं बनेगी, वो कोई और ही चीज़ बन जाएगी। इट मे नॉट हैव अ स्पेसिफिक शेप ऑफ अ वॉल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो क्रिस्टल यानी कि एक प्रॉपर शेप की फॉर्म में होते हैं। उसकी वजह उसके अंदर जो आयंस, मॉलिक्यूल या एटम होते हैं वो 3 डायमेंशन यानी कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों में अरेंज हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें अरेंजमेंट सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग होती है, उनमें तीनों एक्सिस यानी कि एक्स, वाई, जी एक्सिस के अलोंग अरेंजमेंट होती है। समटाइम कुछ क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा शक्लों में पाए जाते हैं, और समटाइम कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो एक ही शक्ल में पाए जा सकते हैं, जिसको हम आगे जाके आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर पढ़ेंगे। कुछ एलिमेंट्स जो कि एटम्स जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे कि डायमंड, वो भी एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाता है जिसे हम एलोट्रॉपी कहते हैं। वी विल लेटर डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड ज्योमेट्रिकल शेप रखता है क्रिस्टल की फॉर्म में। अब आते हैं अमॉर्फस सॉलिड में। अमॉर्फस सॉलिड बनाने वाले आयंस, मॉलिक्यूल्स या एटम हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट। इनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, चाहे वो उसको बनाने वाले एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल हो, व्हाटएवर दे आर, दे वुड हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अपीयर होता है कि अमॉर्फस सॉलिड में एज अ मैक्रो लेवल कोई अरेंजमेंट नहीं होती। ओवरऑल अमॉर्फस सॉलिड वही होते हैं जो शेपलेस होते हैं। अगर डेफिनेटली कोई अरेंजमेंट नहीं है तो इनकी कोई एक क्रिस्टल की शेप भी नहीं होगी, लिहाजा ये अपेरेंटली शेपलेस नजर आएंगे हमें, हमारी आंखों के सामने ये शेपलेस होंगे। अगर मैं इसकी एग्जांपल दी है सॉल्ट वगैरह की, ठीक है, डायमंड की, तो अमॉर्फस सॉलिड हमारे ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले बहुत से कंपाउंड हैं जिसमें ग्लास है, रबर है, स्टार्च है और बहुत से पॉलीमर हैं।
जैसे कि हमारे पास पॉलीइथाइलीन है, इनका एक शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, यानी कि एक रेंज ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में ये मेल्ट होते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट के दरमियान बात करूं तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनमें टेम्परेचर, आप मसलन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर आप स्टेट चेंज और टेम्परेचर के दरमियान, स्टेट चेंज और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ बनाएं तो होगा यूं कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, फिर टेम्परेचर एक खास लिमिट तक बढ़ने के बाद सॉलिड का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे उसकी मेल्टिंग कंप्लीट हुई, से ये टेम्परेचर था 300 डिग्री। 300 डिग्री पर जब तक ये सॉलिड पूरा मेल्ट नहीं हो गया उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, यानी कि 300 डिग्री पे आके पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें टेम्परेचर बढ़ाई जाते हैं, साथ साथ मेल्टिंग हो ही जाती है, स्टेट चेंज होती जाती है। यहाँ से एक कोना शुरू होगा तो यहाँ से दूसरा एंड तक, यानी कि कंप्लीट उसकी रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्टिंग होगी। यही वजह है कि जो ग्लास है वो मोल्ड हो जाता है, आप उसे गर्म करते हैं तो उसका कुछ हद तक वो नरम हो जाता है ड्यू टू सम पार्ट्स की मेल्टिंग की वजह से, और आप उसे अपनी एक रिक्वायर्ड शेप में ले आते हैं। ये मैं एक बॉक्स बना रहा हूं और इस बॉक्स के अंदर ये लॉन्ग चेन है, ये रैंडमली अरेंज है, देयर इज नो अरेंजमेंट इन इट। तो मैक्रो लेवल पे पूरे अगर मैं इसको देखूं तो इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ अमोर्फस सॉलिड। लेकिन ना इसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिनमें अरेंजमेंट होती है। हम उन स्मॉल पार्ट्स को, जिसमें माइक्रो पार्ट्स, छोटे पार्ट्स जिसमें अरेंजमेंट होती है, उनको क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। सो क्रिस्टलाइट्स आर दोज पार्ट्स ऑफ amorphous solid which have arrangement present in them। यानी कि ना ये अगर मेरे पास amorphous solid है ना, इसका कोई एक ऐसा पार्ट होगा, छोटा सा हिस्सा होगा जिसमें अरेंजमेंट थोड़े से लेवल पे मौजूद होगी। हाँ, ओवरऑल कोई अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन उस छोटे से हिस्से में अरेंजमेंट मौजूद होगी। इस पार्ट को हम क्रिस्टलाइट कहते हैं और ज्यादा सारों को क्रिस्टलाइट्स कहेंगे। सो क्रिस्टलाइट्स आर द पार्ट्स ऑफ अमोर्फस सॉलिड जिनमें अरेंजमेंट होती है छोटे छोटे हिस्सों में। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सिंपल एक काम करें कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करें और अचानक से कूल डाउन कर लें, यानी कि ना आप उसकी सडन कूलिंग करें। जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को सडनली कूल डाउन करते हैं तो उसमें अरेंजमेंट होने का वक्त ही नहीं मिलता, लिहाजा वो अमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो आपके पास सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं, दे आर एक्चुअली दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर सडनली कूल्ड and they do not have any kind of arrangement। अब स्टूडेंट्स सिर्फ लास्ट बात, इन दोनों में जो फर्क है वो ये देखें, इसको 300 डिग्री पे जो ये अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा मेल्टिंग करने के लिए वो कहलाएगी हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ हीट है, क्या चीज है? अमाउंट ऑफ हीट है जो एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? सॉलिड। वो किस में फ्यूज हो जाए? लिक्विड में। किस टेम्परेचर पे? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो कहलाएगी हीट ऑफ फ्यूजन। अब देख रहे हैं ना, एक खास टेम्परेचर पे जब तक उन्होंने खास अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब नहीं की, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, वो कन्वर्ट नहीं हुआ लिक्विड स्टेट में। इनकी एक खास मोलर हीट ऑफ फ्यूजन होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ये इसका तो एक खास मेल्टिंग पॉइंट है ही नहीं, तो इसकी एक खास मोलर हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए। सो मैं यहां लिखूंगा अमोर्फस
सॉलिड्स डू नॉट possess specific या certain heat of fusion। अब अमोर्फस सॉलिड्स यानी कि प्लास्टिक्स या रबर्स की बात करूं, वैसे प्लास्टिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमोर्फस सॉलिड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। आप उनको जब गर्म करते हैं ना तो सॉफ्ट हो जाते हैं। डेट शोज दैट दे हैव द सम पार्ट्स हैव मेल्टेड एंड सम पार्ट आर नॉट। आप उसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये काम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के साथ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप नमक को हीट करें तो वो सॉफ्ट हो जाए और आप उसे किसी शेप में कन्वर्ट कर लें। आप अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे फोर्स लगाते हैं तो वो एक सर्टन प्लेन के अंदर, सर्टन एक प्लेन के अगेंस्ट क्रैक करते हैं, वो रैंडमली नहीं क्रैक कर जाते। जबकि अमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव दैट प्रॉपर्टी कि वो ख़ास प्लेन के अलोंग क्रैक करें। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो स्पेसिफिक हैं, मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इनमें एक सिमेट्री होती है, इनमें एक अरेंजमेंट होती है, जबकि अमोर्फस सॉलिड में कोई सिमेट्री या अरेंजमेंट नहीं होती। ये प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड है क्रिस्टलाइन सॉलिड से जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। और जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं दे एक्चुअली और कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। अब देखिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड हैं। ये ना अरेंजमेंट रखते हैं और ना इनकी कोई ख़ास मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है और ना ही इनका कोई ख़ास मेल्टिंग पॉइंट है, लिहाजा ये नाम के सॉलिड हैं। लिहाजा नाम के सॉलिड को नकली सॉलिड यानी कि स्यूडो सॉलिड कह दिया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आया तो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर कोई सी 4 प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस लिख दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक सब्सटेंस है, वह ख़ास टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता है बल्कि टेम्परेचर की रेंज में मेल्ट होता है, तो वो क्या है? अमोर्फस सॉलिड है वो। रबर क्या है? अमोर्फस सॉलिड। ग्लास क्या है? अमोर्फस सॉलिड। अल्लाह ताला ने इनकी जो रेंज ऑफ टेम्परेचर बनाई है उसकी वजह से ग्लास जैसा सब्सटेंस ना सिर्फ सॉफ्ट हो जाता है बल्कि हम उसकी किसी एक ख़ास शेप में बना भी सकते हैं। समहाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी अमोर्फस सॉलिड्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इनमें डिफरेंसेस आपको समझ आए होंगे। क्रिस्टलाइट्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन समझ आया होगा, और सुपर कूल्ड लिक्विड या किस तरह सडनली कूल करके विदाउट एनी अरेंजमेंट सॉलिड में यानी कि अमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।